नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के एमसीक्यूज़ की। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हुए बहुत ही आनंद अनुभवते हैं कि आपको पता है हमने 50वें दिन कंप्लीट किया है। और अगर हम देखने जाए तो डेली के हमारे 10 एमसीक्यूज़ रहते हैं। इसका मतलब तकरीबन 500 एमसीक्यूज़ हमने अभी तक सॉल्व किए हैं। आपको क्या करना है? अरे भैया, यह वीडियो देखना है। यह 500 एमसीक्यूज़ आपको देखने हैं। उससे आपको अपने आप को जांचना है कि किस हिसाब से करंट अफेयर्स के एमसीक्यू बन सकते हैं और किस हिसाब से यूपीएससी ने पीवाईक्यूज़ पूछे हैं, उसी बेस पे आगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आप यह वीडियो शेयर करोगे, लाइक करोगे, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, उनको कमेंट तो करोगे ही, लेकिन साथ साथ आपको यह जो पुराने वाले वीडियो है वो सभी आपको देखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है। क्या लिखा है? फॉक्सकॉन सब्सिडियरी इंक ₹1600 करोड़ डील विथ विच स्टेट टू सेटअप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉक्सकॉन की कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी ने कौन से स्टेट के साथ 1600 करोड़ की डील किया है? क्या महाराष्ट्र आएगा, गुजरात आएगा, तमिलनाडु आएगा या कर्नाटक आएगा? चलिए बताइए कौन सा आएगा। देखिए, अगर आपके सामने यहाँ पे कोई नॉर्थ ईस्ट होगा, कोई बिहार होगा, कोई छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है, ऐसे कोई अगर राष्ट्र होंगे, ऐसे कोई स्टेट आएंगे, माफ कीजिएगा, तो ऐसे स्टेट को आप एलिमिनेट कर सकते हो कि भैया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने के लिए एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर चाहिए, एक अच्छा स्टेट चाहिए जिसका नाम फेमस हो। किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको चारों के चारों ऐसे ऑप्शन दिए हैं कि जो इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो इसका सही आंसर आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। क्या आएगा? ऑप्शन सी, तमिलनाडु आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कहाँ पे उन्होंने चालू किया हुआ है। तो फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप की एक कंपनी है। क्या नाम है उनका? उनके सप्लायर एप्पल है। उन्होंने साइन किया है एक लेटर ऑफ इंटेंट कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में कि भैया हम आपके यहाँ पे 1600 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कहाँ पे? तो कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में। याद रखिएगा, पूछ सकते हैं कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में। चलिए, आप मुझे यह बताइए कि कांचीपुरम किसके लिए फेमस है? कल्चर में यह किनके लिए फेमस है? ठीक है, तो इतना आपको बताना है। चलिए, और इसको साइन किन्होंने किया था, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। याद रखिएगा, यह इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो स्टेट पीसीएस क्लास 1 की या फिर यूपीएससी की। ठीक है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आपको याद रखनी है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि कौन किन किन के बीच में साइन हुआ। अब इसीलिए कभी कभी हम ऐसे एमसीक्यूज़ के बेस पे एक्सप्लेनेशन में आपको गाइड करते रहेंगे कि ऐसी इंफॉर्मेशन भी बहुत सारे लोग एमसीक्यूज़ बना के आपको पूछेंगे कि अच्छा भैया बताओ, फॉक्सकॉन की टेक्नोलॉजी ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ जो साइन किया है वो किन दोनों लोगों के बीच में साइन हुआ है? ऐसा क्वेश्चन कभी यूपीएससी पूछने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट, बीएचयू विजन के बारे में आपको बताना है। बहु विजन नहीं याद रखना, बीएचयू विजन याद रखना है। ठीक है, क्या है? तो बीएचयू विजन is an automated soil testing and advisory platform that is backed by artificial intelligence। चलिए, क्या लिखा है कि यह एक ऑटोमेटेड सॉइल टेस्टिंग और एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, दूसरा देखते हैं। इट कैन टेस्ट द सैंपल फॉर 12 पैरामीटर्स एंड सेंड अ सॉइल हेल्थ कार्ड टू मोबाइल फोन इन 30 मिनट्स। देखिए कितनी फास्ट टेक्नोलॉजी आ गई है कि यहाँ पे आपके ज़मीन का उन्होंने परीक्षण किया और उनमें से 12 पैरामीटर्स के साथ में आपकी ज़मीन कैसी है यह आपको विद इन 30 मिनट्स आपके मोबाइल फ़ोन में दे देंगे। ठीक है, तो यह बहुत ही बढ़िया है। यह बिल्कुल सही सेंटेंस है। पहला सेंटेंस भी बिल्कुल सही सेंटेंस था कि यह एक क्या है? सॉइल टेस्टिंग की एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है जो कि आपका सॉइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करती है। तीसरा, इट इज़ जॉइंटली डेवलप बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO एंड इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च यानी कि ICAR।
नहीं, यह चीज़ गलत है। इन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी जॉइंटली डेवलप प्रोजेक्ट हुआ नहीं है। तो यहाँ पे अपना जो सी है, देखिए यह सी है, या फिर इसको आप एक लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे 3 लिख दो, ठीक है। तो यह जो तीनों सेंटेंस है, यह तीनों सेंटेंस में से पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है। और हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आएंगे ओनली 2, क्योंकि क्या लिखा है? हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो क्या हुआ है, BHU विजन जो है उसको ऑफिशियली लॉन्च किया है किन्होंने? इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, राइस रिसर्च ने, ठीक है। और यह कहाँ पे आया है? हैदराबाद में आया है। इसको नाउन है कृषि रास्ता करके भी एक सॉइल टेस्टिंग सिस्टम करके इसको बुलाया जाता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है इसमें 12 पैरामीटर्स है जिसके थ्रू यह मशीन टेस्ट करती है, जिसमें pH वैल्यू हो गया, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ में यहाँ पे मेजर की जाती है, ठीक है। ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, जिंक वगैरह वगैरह कितना है, यह भी आपको बता देगा। चलिए जो हमारा सेंटेंस गलत हुआ था उसका सही आंसर हम देख लेते हैं। तो इसको जॉइंटली डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च और कृषि तंत्र ने, ठीक है। कृषि तंत्र क्या है? तो एक स्टार्टअप है। यहाँ पे FAO का कोई रोल नहीं है, यह चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। FAO का कोई भी रोल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमृत भारत स्टेशन स्कीम। चलिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में आपको 2 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से कौन से करेक्ट है यह बताना है। पहला, द अमृत भारत स्टेशन स्कीम इज अ प्लान दैट एनविजन्स रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन, ओके। दूसरा, इट एम्स टू इंटीग्रेट द रेलवे स्टेशन विथ अर्बन एरियाज, इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल। बिल्कुल सही है। देखिए आपको पता होगा हमारे भारत में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है सुगम्य भारत, ठीक है। अब सुगम्य भारत के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो भी पब्लिक प्लेस है या फिर जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस और हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी, तो इन दोनों को हम एक्सेसिबल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक्सेसिबल बना रहे हैं। किन के लिए? तो जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन है उनके लिए बना रहे। अब आप देखोगे कि आपके गांव का या तहसील का कोई भी ऑफिस होगा तो वहाँ पे ऐसी बिल्डिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे एक छोटा सा 1-2 स्टेप होते हैं, तो उस स्टेप के साथ साथ में क्या रखता है, यहाँ पे एक रैंप बनाते हैं ताकि व्हील चेयर ऊपर चढ़ सके। तो यह क्या हुआ? यह एक्सेसिबल हुआ। किन के लिए? जिनके पास व्हील चेयर है। और व्हील चेयर कौन यूज करता है? तो जो दिव्यांग होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप अगर ट्रेन में मुसाफरी करोगे तो ट्रेन में आपको देखने को मिलेगा कि अभी सभी जगह पे ऐसे डॉट डॉट डॉट, कभी कभी डिफरेंट टाइप के डॉट डॉट लिखे होते हैं, ठीक है। यह क्या होते हैं? यह होती है आपकी ब्रेल लिपि, ठीक है। जो हमारे भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास आंखें नहीं होती है, जो आंखें होती है लेकिन देख नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए ट्रेन की सीट ढूंढ पाना आसान हो, इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या करते हैं? ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे दोनों के दोनों सेंटेंस सही है। हम अमृत भारत मिशन, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। तो जहाँ पे हम बहुत सारी अर्बन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके और साथ साथ सभी के लिए एक्सेसिबल कर सके। तो दोनों सेंटेंस सही होने की वजह से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। चलिए देख लेते हैं कि अभी क्या हुआ है। तो अभी नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक साथ 508 रेलवे स्टेशन को क्या किया है? फाउंडेशन स्टोन डाला है। किसका? रीडेवलपमेंट का, ठीक है। और कौन सी स्कीम थी? अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अब इनमें से 87 गुजरात में थे, 83 राजस्थान में थे, 80 मध्य प्रदेश में थे और 34 हरियाणा में थी। सर क्या यह आंकड़ा हमें याद रखना है? देखिए ऐसे बहुत सारे फैक्चुअल नॉलेज हो जाए तो आपको याद रखना नहीं है, लेकिन यह आपको याद रखना है कि एक साथ 508 रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन लगाया हुआ है, ठीक है। चलिए एमिनिटीज कैसी कैसी प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए यह क्या इम्प्रूव करेंगे। तो वेटिंग हॉल को इम्प्रूव करेंगे। टॉयलेट पूरे वर्ल्ड में पता है इंडियन टॉयलेट कैसे होते हैं, तो उनकी क्लीनलीनेस के बारे में बात करेंगे। मतलब
काम भी करेंगे। हाँ, बात तो आप समझ जाओगे कि बात करते हैं, काम करते हैं, क्या होता है। चलिए, फ्री वाईफाई प्रोवाइड करेंगे, लोकल प्रोडक्ट के लिए वेंडिंग मशीन भी प्रोवाइड करवाएंगे और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम के थ्रू यह सब करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स जब आती है तो उनमें आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखने की होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट MCQ निधि प्रोग्राम के बारे में आपको बताना है। रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच फॉलोइंग मिनिस्ट्री। चलिए बता दीजिए निधि प्रोग्राम किसके अंतर्गत आते हैं, बोलिए निधि प्रोग्राम किसके अंतर्गत आते हैं? क्या मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी कि आपकी MSME के अंतर्गत आते हैं, क्या आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री में आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं, या फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आते हैं? तो सर जी हमें यही नहीं पता है कि निधि प्रोग्राम है क्या। तो जाओ बच्चों, पर जाके न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको कि हर महीने के आखिर में किसी 1-2 मैगजीन उठा के आप याद कर लोगे। ठीक है, ऐसे एक साथ 30 दिन का खाना नहीं खाया जाता। आपको क्या करना है, डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना है, यहाँ पे MCQ की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद मंथ एंड में आपको फिर से मैगजीन देख लेना है कि कहीं मेरा ये पूरे महीने में कुछ छूट तो नहीं गया है। ठीक है, तो यह बात याद रखिएगा। फिलहाल इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब सर बता दीजिए निधि प्रोग्राम क्या है। तो देख लीजिए, निधि प्रोग्राम जो है उसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, यानी कि निधि। यह एक क्या है, यह स्टार्टअप्स को डबल करने का प्रोग्राम है। कितने साल में? 5 साल में। हमें क्या करना है, हमारे यहाँ पे जो भी इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप है उनको हमें क्या करना है, डबल करवाना है। क्यों? क्योंकि जितना स्टार्टअप बढ़ेगा उतने ही हमारे देश में प्रोग्रेस होगी। और यह कौन रन करता है? यह प्रोग्राम इनिशिएट किया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। कब से किया हुआ है? 2016 से किया हुआ है। ठीक है, अब इसका क्या इकोसिस्टम है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, यह तो आपको पता ही होगा। ठीक है, दोनों यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज इज अ नोडल मिनिस्ट्री। अच्छा, किसी की स्कीम के बारे में नोडल मिनिस्ट्री बात कर रही है। किनके बारे में? इम्प्लीमेंट समुद्रयान प्रोजेक्ट। ओके, समुद्रयान प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही। क्या उनकी नोडल मिनिस्ट्री पोर्ट्स है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, मत्स्य 6000 इज अ मेन, मत्स्य 6000, देखिए एक साथ यूपीएससी कितने सारे क्वेश्चन पूछ लेती है ना, वो आपको पता चल जाएगा कि मत्स्य 6000 इज अ मैन है या अनमैन है। ठीक है, सबमर्सिबल व्हीकल डेवलप अंडर समुद्रयान मिशन। कौन सा मिशन है यह भी पता होना चाहिए। बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी टू डीप ओशन मिनरल एक्सप्लोरेशन। देखिए एक साथ 5 इंफॉर्मेशन आपको पूछ लिया। ठीक है, तभी इसी को क्या कहलाता है, यूपीएससी सबका बाप। क्यों? क्योंकि एक साथ 5 क्वेश्चन पूछने की कैपेसिटी उनके पास ही होती है, वो भी एक ही सेंटेंस में। ऐसे 2 सेंटेंस दिए हैं, जबकि आपके स्टेट PCS में क्या होता है। चलिए बता दीजिए कि मत्स्य 6000 क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब ऐसे बताओगे तो आपको सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। अब यहाँ पे आपको दूसरा सेंटेंस सही करने के लिए पांचों की पांचों इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। ठीक है, क्योंकि इसकी मिनिस्ट्री यह नहीं है। इसकी कौन सी मिनिस्ट्री आएगी? अर्थ मिनिस्ट्री आएगी। अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री जो है हमारी वो आएगी। ठीक है, तो हमें पूछा है इनकरेक्ट, याद रखना यह क्या पूछा है, हर बार देखना है। तो ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि हमारा सिर्फ पहला सेंटेंस ही गलत है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो यह एक 3 मेंबर टीम का एक्सप्लोर है, कहाँ पे? समुद्र के अंदर जाने का, इसीलिए हमारे इसका नाम दिया है समुद्रयान। ठीक है, समुद्रयान के साथ साथ आपको याद रखना है सूर्य के लिए कौन सा हमने यान भेजा है, चंद्र के लिए हमने कौन सा यान भेजा है, और मंगल के लिए हमने कौन सा यान भेजा है। ठीक है, और अगली बार हम बुध पे, शुक्र पे और शनि पे, इन तीनों के लिए हम क्या प्लान कर रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि समुद्रयान प्रोजेक्ट क्या है। तो यह एक डीप मिशन एक्सप्लोर करने का प्रोजेक्ट है। ठीक है, कौन रन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसकी
नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है। क्या नाम दिया गया है इस यान को? इस यान को नाम दिया गया है मत्स्य 6000, ठीक है। किन्होंने डेवलप किया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIOT चेन्नई ने, ठीक है। चलिए अब ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको लॉन्च किया जाएगा 2024-25 के आसपास, ठीक है। और जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम ऐसी दुनिया के 6ठे नंबर के कंट्री होंगे जिन्होंने समुद्र के नीचे, मतलब समुद्र के एकदम सतह पर यानी कि समुद्र लेवल के 5000 मीटर्स नीचे जाके कुछ एक्सप्लोर किया हो, जैसा कि US, रसिया, जापान, फ्रांस और चाइना ही अब तक कर चुका है। हम करेंगे तो हम होंगे 6, ठीक है। चलिए ये थे आपके UPSC के PYQs, अब आने वाले हैं, लेकिन अभी तक आपने पढ़ा था करंट अफेयर्स। चलिए पहला PIQs आपको पूछ रहा है द टर्म लेवांट, क्या लिखा है? द टर्म लेवांट ऑफन हर्ड इन द न्यूज रफली कोरस्पॉन्डेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। चलिए बता दीजिए लेवांट कब किसके बारे में सुनाई देता था? पहला, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स। दूसरा, रीजन अलोंग नॉर्थ अफ्रीकन शोर्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को। तीसरा, रीजन अलोंग पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, द एंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिटेरियन सी। चलिए इतना तो पता चल गया कि यह जो भी बात कर रहे हैं यह कहाँ पे है, यह होगा मिडल ईस्ट के बारे में, क्योंकि चारों के चारों जो ऑप्शन है हमारे सामने यह किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? मिडल ईस्ट के बात कर रहे हैं। देखिए एक तो मेडिटेरियन सी आ गया, यहाँ पे भी इजिप्ट से मोरक्को की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी गल्फ से हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी मेडिटेरियन कर रहे हैं। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि यह लेवांट रीजन क्या है। फिलहाल इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, जो रीजन है यह ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स है, ठीक है। जैसा कि आपको इमेज में पता चल जाएगा कि यह जो पूरा एरिया है यह एरिया क्या कहा जाता है? द लेवांट कहा जाता है। अब इसमें कौन से कंट्री है थोड़ा सा यह देख लीजिए। यह यहाँ पे हो गया आपका टर्की, यहाँ पे हो गया सीरिया, यहाँ पे हो गया आपका जॉर्डन, यहाँ पे हो गया आपका लेबनान और यहाँ पे आ गया आपका इजराइल, ठीक है। नीचे देख लेते हैं तो नीचे हो गया आपका इजिप्ट, यहाँ पे हो गया गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। यहाँ पे एक और कंट्री है, याद रखिएगा क्या है? साइप्रस है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक गोलन हाइट्स भी है, हाँ दिख रहा है ना, यस द गोलन हाइट्स, दमास्कस, ऐसे बहुत सारे आपके क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस यहाँ पे है। यहाँ पे साथ ही एक बात आप याद रखिएगा कि यहाँ पे एक डेड सी आया हुआ है। क्या लिखा है? डेड सी। यह डेड सी में समुंदर के पानी की इतनी सॉल्टी है, इतना सॉल्टी है, मतलब उसकी खारास्ता इतनी ज़्यादा है कि आप अगर वहाँ पे कूद गए बीच में तो आप डूबोगे नहीं, क्योंकि आपसे ज़्यादा समुंदर का पानी की डेंसिटी हाई है। तो आप वहाँ पे समुंदर में तैरोगे, मतलब आप पूरे फ्लोट हो गए, आपको डूबने की ऐसी कोई भी आपका बॉडी का वेट डूबने नहीं देगा, ठीक है। तो यह एक खास चीज़ है किसकी? डेड सी की, यह याद रखना। चलिए चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके 4 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से आपको क्या देखना है? करेक्ट देखना है। पहला, मोनोजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। यस बिल्कुल सही बात है। मोनोजाइट कंटेन्स थोरियम, बिल्कुल सही बात है, उसमें थोड़ा बहुत थोरियम होता है। मोनोजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। अरे भैया ये क्या बोल दिया आपने? तो पूरा एक्सट्रीम सेंटेंस बोल दिया कि यह जो मोनोजाइट है यह नेचुरली मिलता है, आर्टिफिशियल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। इन द एंटायर इंडियन कोस्टल, अब कौन सी चीज़ इंडियन एंटायर कोस्टल में मिलती है मेरे को तो आज तक नहीं पता चला, तो यह सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत है। चौथा, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनोजाइट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह थोड़ा रिस्की काम है, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत सारी सेफ्टी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा जो है यह तीसरा हमारा गलत है। तो जहाँ जहाँ पे भी 3 है उसको काटो भैया। ए है कट गया, सी है वो भी कट गया, डी है वो भी कट गया। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4, ठीक है। चलिए उसके बाद पूछ रहे हैं द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन द। चलिए बहुत सारा आसान प्रश्न है, बता दीजिए कहाँ आता है,
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन कब आता है बोलिए? क्या फर्स्ट हाफ मंथ ऑफ जून में आता है, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून में आता है, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई में आता है, या फिर सेकंड हाफ मंथ ऑफ जुलाई में आता है? चलिए, आपको यहाँ पे एक और चीज़ पता होगी कि पूरे वर्ल्ड में योगा डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21/6 को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि यह क्या है, लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो यह 21 तारीख है छठे महीने की। तो क्या हुआ, ऑप्शन बी हुआ कि नहीं? सेकंड हाफ मतलब 15 तारीख के बाद। और कौन सा महीना? जून महीना। तो बी जो ऑप्शन है यह हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विथ रेफरेंस टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए, स्पीकर को जाने दीजिए, वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। चलिए, पहला सेंटेंस, एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शुल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। बिल्कुल सही बात है। लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर की जो भी इलेक्शन होती है, यह इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है? स्पीकर करते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। अच्छा, मैंडेटरी की बात कर रहा है। That the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha should be from either the principal opposition party और द रूलिंग पार्टी। अरे भैया, ऐसा मैंडेटरी कहाँ पे हो सकता है? हाँ, हालांकि हमने उसको ऐसे कन्वेंशन प्रैक्टिस में देखा हुआ है कि ज़्यादातर यही लोग होते हैं, या तो रूलिंग पार्टी के होते हैं या जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी। लेकिन ऐसा कहीं पे भी मैंडेटरी प्रोविजंस नहीं है। तो दूसरा सेंटेंस हमारा गलत हुआ। तीसरा, द डेप्यूटी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। बिल्कुल सही बात है भैया। यह चेयर जो होती है यह हमारे लोकसभा में, उसके सामने जो हमारे 545 MPs बैठे रहते हैं, तो इस चेयर का इंपॉर्टेंस है, चाहे यहाँ पे स्पीकर बैठे या फिर यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर बैठे। ठीक है, जो भी बैठेगा उसके पास इक्वल राइट्स होंगे। तो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। चौथा, द वेल एस्टैब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। भैया, प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसा कोई भी हमें इंफॉर्मेशन कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो चौथा सेंटेंस भी हमारा गलत है। पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत। हमें पूछा है करेक्ट, तो भैया यहाँ पे सिर्फ 1 और 3 आर करेक्ट। ठीक है, बाकी के दोनों इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर और दीक्षा। विच ऑफ द अबव बिल्ट एंड टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म में इन चार में से कौन से बने हुए हैं? आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर या दीक्षा। तो भैया चारों के चारों आएंगे जवाब। ठीक है, यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, आप बता दीजिए कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है। अगर आपको मेंस में ऐसा कोई मेंस में ऐसा कोई डिस्क्रिप्टिव लिखने का ज़रूरत पड़े, तो आप ओपन सोर्स डिजिटल को क्या करके एक्सप्लेन करोगे? ठीक है, चलिए कमेंट में हम आपके आंसर्स की वेट करेंगे। और साथ ही हम करते हैं इस वीडियो को समाप्त, क्योंकि यह था हमारा आज का UPSC MCQ वीडियो। चलिए, जैसा कि आपको पता है, आप शेयर करोगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपनी UPSC की जर्नी के लिए कौन सी चीज़ नहीं आती है, कौन सी स्ट्रेटजी नहीं आती है, उसके बारे में इन्फॉर्म रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहोगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।